डेल्टा यू हाँ बराबर सर। प्लस डब्ल्यू। यू है 800 और डब्ल्यू है -240। 240। ये कितना आ जाएगा? 560 जूल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये ऑप्शन है, देखिए तो करेक्ट है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने ही दिया था तो सही है, 560 आएगा। नाइन्थ का आंसर गलत दिया है, 800 दिया हुआ है, 800 नहीं होगा। ठीक। बी दिया गया है, गलत है, 800 नहीं होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है कि नहीं? चलिए, किसी के पास कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? सूरज कोई डाउट? किसी के पास कुछ है डाउट, कुछ पूछना है भाई किसी को? बोलिए अरबाज। नहीं सर। ओके, क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है ना भाई? हाँ सर। ठीक। सायली, यस सर। है को बेटा कोई डाउट है? नो सर। ओके, क्वेश्चन हो रहा है ना? हाँ सर। ओके, वैष्णवी यस सर। हो रहा है सब? हाँ सर। ओके, ठीक है। तन्वी, यस सर। हो रहे हैं क्वेश्चन? कहाँ से कर रहे हैं तन्वी? क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है? नरेंद्र अवस्थी। हो रहा है सब? हाँ सर, हो रहे हैं। कहाँ तक हो रहा है? 45 तक किए हैं। 45 तक किया है। 45 तक में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, कवाले हाँ सर। हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। कहाँ तक हुआ? सर 46 45 तक हुआ है। हो गया है? चलिए, आपने जितना पढ़ा है वो वाले क्वेश्चन सारे हो गए हो सर। गए, ठीक। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स को चैप्टर को 3 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है फर्स्ट लॉ, दूसरा पार्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ विच इज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री ये एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। और जो तीसरा पार्ट है वो है सेकंड लॉ। ठीक है, 3 बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो भी बातें हैं हमने कर लिया है, और आसान है, फर्स्ट लॉ इजी है। फर्स्ट लॉ इजी है, थर्मोकेमिस्ट्री भी आसान है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करता है सेकंड लॉ आपको। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। चलिए, थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली इसको आप एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कह सकते हैं। दिस इज एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। और थर्मोकेमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, वो रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता है, वो एक अलग तरीके का रिएक्शन होता है जिसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें थर्मोकेमिस्ट्री को समझना है तो हमें थर्मोकेमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल इक्वेशन को समझना होगा। समझना है बात को, हमें सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन को समझना होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या करने वाले हैं हम, कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा, उस रिएक्शन से रिलेटेड उस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, डेल्टा यू क्या है, या फिर डब्ल्यू क्या होगा, या हीट कितनी दिया हमने, ये सब हम बेसिकली निकालेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। यानी कि केमिकल रिएक्शंस दिए गए होंगे, खूब सारे डेफिनेशंस हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे और उन डेफिनेशंस के करस्पॉन्डिंग, जैसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखने आना चाहिए। और किस तरह का रिएक्शन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिंपली एक रिएक्शन लिख दूं, N2 प्लस CH2 गिव 2NH3, ये रिएक्शन लिख दें, तो ये रिएक्शन एक सिंपल सा रिएक्शन है जो केमिकल इक्वेशन है, इट इज नॉट अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए इसी रिएक्शन में थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपने स्पीसीज लिखा है उसका स्टेट क्या है। नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में कि इसका टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है, माइनस मान लीजिए 200 कह दूं मैं, तो आपको इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता होनी चाहिए। तो अगर किसी रिएक्शन में ये सारी बातें लिखी गई होती हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ओके, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट है, उनके गैसियस स्टेट लिखे गए, उनका स्टेट लिखा गया है। ओके, और साथ में उसका इक्वेशन भी लिखा गया है। थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर ले, थर्मोकेमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो दूसरे कलम से लिखते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन can be defined as a chemical equation which indicate the amount of heat involved or absorbed, ठीक है, during the chemical reaction in addition to quantities and state of reactant and product। समझ रहे हैं बात को? A
A thermochemical equation can be defined as a chemical equation which indicates the amount of heat involved, कितनी heat involved हुई है या absorb हुई है, ठीक है, during the chemical reaction in addition to quantities and state of reactant and product, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब जो हीट इन्वॉल्व होता है या तो एब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है, जो भी होता है उसको कैसे लिखते हैं हम, थोड़ा सा ये भी समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, और इसका डेल्टा H हमने लिख दिया है -200 किलो जूल, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया हीट एब्जॉर्ब या हीट इवॉल्व लिखने का। एक दूसरे तरीके से कई बार लिखा जाता है और इसमें कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। अगर हीट यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, जरा बताइए तो, बोलिए तो जरा। सर रिलीज हुई है। रिलीज हुई। रिलीज हुई है, तो अगर रिलीज हुई है तो वो रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे या प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे? प्रोडक्ट साइड सर में। प्रोडक्ट साइड में। यानी कि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिख सकते हैं। यस सर। समझ में आ रहा है? तो कई बार इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से आपको समझना होगा। ऐसे ही मान लीजिए एक और इक्वेशन है P प्लस क्यू गिव R प्लस एस, और इसका मान लीजिए डेल्टा H प्लस 150 किलो जूल है मान लीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू प्लस 150 किलो जूल बराबर गिव R प्लस एस। समझ रहे हैं बात को? यानी कि किसी भी इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, किसी भी इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, और ये लिखने का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। कई बार यहाँ पे आप प्लस देखते हैं और कहते हैं सर ये तो एंडोथर्मिक हो जाएगा प्रोसेस। रिएक्टेंट साइड में अगर एडेड है बेटा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में वो निकल रहा है। आई बात समझ में? तो दो तरीके से किसी भी रिएक्शन में जो भी हीट एब्जॉर्ब या ये हो रही हो, ठीक है, उसको इस दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये है कि भाई ये तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ये बड़ा ही बेसिक सा है, अगर कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ खास बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है, कुछ खास बातें जो कि ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है वो जरा मैं बता दूं आपको। कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे, हीट वीट के बारे में तो बता ही दिया मैंने, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने पढ़ा है डेल्टा एच इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बताइएगा। बताइएगा। बताइए भाई, डेल्टा एच इंटेंसिव होता है कि एक्सटेंसिव होता है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन लिखें A प्लस बी और उसका डेल्टा एच मान लीजिए मैंने -100 किलो जूल लिख दिया, उस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2A प्लस 2B, तो इस इक्वेशन का डेल्टा एच क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो डेल्टा एच, एंड चूंकि डेल्टा एच एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट मैंने डबल कर दिया तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सर
यहीं पे अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, बी गिव ए कर दिया जाए, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि प्लस 100 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गया? जी सर। ये बात तो आप जानते ही हैं कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होता है। एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन है अगर, उसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, इसका डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई भाई बात? यस सर, क्लियर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? ये कुछ जनरल बातें हैं जो कि मैं कर रहा हूं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? जनरली जब आप रिएक्शन को कराते हैं तो रिएक्शन आप कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, कंटेनर ओपन होता है या क्लोज्ड होता है जो भी है, लेकिन जनरली रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराते हैं, है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे जितना ही भी आप हीट देते हैं या जितना हीट सिस्टम रिलीज कर रहा होता है, दैट हीट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे बेसिकली जितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होता है, ठीक है, हीट, ये बेसिक सी बातें हैं थर्मोकेमिस्ट्री के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए। हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, ये पहले भी बातें हो चुकी हैं। रिएक्शन के टर्म में हमने नहीं पढ़ा है इसको कि रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होती है, लेकिन रिएक्शन की इंथैल्पी का मतलब ये है कि रिएक्शन जो आप करा रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहा है, तो उस समय सिस्टम को आपने जो भी हीट दिया या फिर सिस्टम से जो भी हीट रिलीज हुई, दैट हीट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड at कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एब्जॉर्ब होता है या फिर जो भी हीट इवॉल्व होता है इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है, और पॉजिटिव है तो आप हीट दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे, जरा बताइएगा। पहला फैक्टर क्या होगा? स्टेट। पहला जो फैक्टर होगा वो स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऐसे क्यों भाई, ऐसे कैसे? तो जरा समझते हैं, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा है H2 प्लस हाफ O2,
गिव H2O, और ये गैस बनाया है मैंने, और एक रिएक्शन लिखा H2 प्लस हाफ O2, दिख रहा है ना नीचे, गिव H2O लिक्विड। ये बताइए दोनों की इंथैल्पी सेम होगी क्या? बताइएगा जरा, दोनों की इंथैल्पी सेम होगी? वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं, और जो बना रहे हैं आप वाटर, वो गैसियस स्टेट में बना रहा है, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी आपको, ज्यादा एनर्जी वो होगी, एब्जॉर्ब्ड हुई होगी, है कि नहीं? या फिर हाँ अगर सर। या फिर अगर एक्सोथर्मिक है तो कम एनर्जी इवॉल्व हुई होगी, क्योंकि जब वाटर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा तो और एनर्जी इवॉल्व करेगा। यानी कि अगर मैं कहूं इसका डेल्टा H, जनरली ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, कंबसन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का कंबसन है, कोई भी कंबसन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H अगर मैं कहूं कि -100 है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा -100 से ज्यादा होगा, -100 मतलब 100 से ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, माइनस करीब करीब 250 मान लीजिए होगा, या फिर कुछ और होगा, 100 से तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो रही होगी। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। एग्जैक्ट टर्म में बात करें, एग्जैक्ट डेटा है मेरे पास, एग्जैक्ट डेटा है, तो एग्जैक्ट डेटा क्यों ना लिख दूं मैं। जो एग्जैक्ट डेटा है इसका -57.8 किलो कैलोरी होता है, और इसका होता है -68.3 किलो कैलोरी। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं बात को? यस सर। यानी यहाँ से समझ में आ रहा है भाई, ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में पहुंचने में कम एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और गैसियस स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में जाएगा तो कुछ और एनर्जी रिलीज करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? तो इस नीचे वाले रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो -68.3 होगा। बात समझ में आ रहा है? और जो डिफरेंस होगा वो कहाँ पे जा रही होगी? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? वो डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है? वो डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है आपको? गैस से लिक्विड में जाने वाला डिफरेंस होगा वो, है कि नहीं? बताइएगा जरा, गैस से यस सर। लिक्विड में जाने वाला डिफरेंस होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। दूसरा जो ये होता है दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जनरली रिएक्टेंट की जब बात करते हैं तो किस फॉर्म में लिखा है आपने? जैसे कार्बन ग्रेफाइट को आप बर्न करें, CO2 बना दें, कार्बन डायमंड को आप बर्न करके CO2 बना दें, क्या सेम एनर्जी रिलीज होगी क्या? बताइएगा। नहीं। नो सर। नहीं सर। बिल्कुल। ग्रेफाइट को जलाने में कम एनर्जी रिलीज होगी या ज्यादा, क्या लग रहा है आपको? किसको जलाने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? सर ग्रेफाइट को जलाने में कम एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? सर उसका बॉन्ड वीक होता है, वो टूट जाएगा जल्दी। सोच के बोलिए, लॉजिक लगा के बोलिए। आप दोनों स्टेटमेंट आपके विरोधाभासी लग रहे हैं मुझे। सोच के बोलिए बेटा सूरज, एक बार फिर से सोचिएगा इसी बात को। आपने जो
रीजन दिया है और जो आपने कंक्लूजन बताया है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। आ रहे हैं कि नहीं आप लोग 15 अगस्त को? क्यों भाई? जी सर। 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन। क्यों? कोई है जो नहीं भी आ रहा है? वो जरा बताएगा। सभी लोग आ रहे हैं ना? हाँ सर। ओके गुड। चलिए जरा बताइए क्या होगा, जरा बताइए भाई। डायमंड को बर्न करने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या ग्रेफाइट को? ग्रेफाइट के बॉन्ड्स वीक होते हैं, है कि नहीं? हाँ जी कम एनर्जी देनी पड़ेगी जी तोड़ने के लिए बॉन्ड को, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना। कार्बन बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब उसी एनर्जी जो रिलीज हुई है उसी में से कुछ एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जाएगी। जितनी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चली गई उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। यस सर। है ना? तो डायमंड को जलाने में कम एनर्जी रिलीज होगी, ग्रेफाइट को जलाने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? हाँ सर। हाँ समझ सर। रहे हैं? यस। भाई जो आप जला रहे हैं, आप कार्बन को जलाने लगे तो एनर्जी रिलीज करने लगा, वो एनर्जी वो रिलीज करने लगा। वही में उसी एनर्जी में से कुछ एनर्जी फिर कुछ उसके जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तभी वो बर्न होगा, अलग अलग होगा तभी बर्न होगा वो, है कि नहीं? तो उसी एनर्जी में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉन्ड्स को तोड़ने में। बॉन्ड को तोड़ने में अगर ज्यादा एनर्जी लग गई तो ऑब्वियसली कम एनर्जी रिलीज होगी। डायमंड के लिए जो डेल्टा एच होता है वो होता है -94.3 किलो कैलोरी। और ये ग्रेफाइट का तो नहीं, ग्रेफाइट का डेटा मेरे पास नहीं है। हाँ है मेरे पास, मिल जाएगा डेटा। ये ग्रेफाइट के लिए, डायमंड के लिए 94.3 है, और ग्रेफाइट के लिए ये मान के चलिए कितना है, डिफरेंस जो होता है 3.3 का होता है। 3.3 का डिफरेंस मतलब 3.3 इसमें ऐड कर दीजिए, 97.6 किलो कैलोरी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। क्लियर। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, किस फॉर्म में आपने लिया है। ऑक्सीजन मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में हो गया तो डेल्टा एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी वहां भी चली जाएगी, और जब कुछ एनर्जी वहां भी चली जाएगी तो क्या होगा? वो एनर्जी कम रिलीज होगी, है कि नहीं? कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तीसरा जो कंडीशन हो सकता है, तीसरा जो फैक्टर हो सकता है जो कि अफेक्ट करेगा, तीसरा फैक्टर वो होगा टेम्परेचर। सीधा सा इसका एक आप निकाल सकते हैं कि भैया अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी। बात समझ में आ रहा है? जनरली हम टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं लेते हैं, जनरली हम टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा।
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा, इसके लिए एक इक्वेशन होता है जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन को कहते हैं किरचॉफ्स, KIRCHOFFS, किरचॉफ्स इक्वेशन। प्रूव भी करूंगा, डोंट वरी। किरचॉफ्स इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको बेसिकली ये बताता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या रिलेशन होगा। और रिलेशन जो होता है, रिलेशन भी लिख दूं मैं, रिलेशन भी लिख दूं तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा CV T2 माइनस T1, सॉरी CP T2 माइनस T1। इस इक्वेशन को किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। प्रूफ करूंगा मैं, डोंट वरी। कहाँ से आया, लेकिन मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे डेल्टा H1 एनर्जी रिलीज हुई और T2 टेम्परेचर पे डेल्टा H2 एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। या इस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं T1 एंड T2 आर टेम्परेचर, डेल्टा H1 and delta H2 are enthalpy of reaction, enthalpy of reaction at T1 and T2। T1 और T2 टेम्परेचर पे रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, और डेल्टा H2। डेल्टा CP इज डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी। डेल्टा CP जो है वो है डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। समझ रहा बात को। हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, ओके। और इस इक्वेशन को आप कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। यहीं पे एक और इक्वेशन बना सकते हैं आप, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 बराबर डेल्टा CV T2 माइनस T। समझ रहे हैं, क्लियर है। यस सर। ओके, तो टेम्परेचर पे इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, इस इक्वेशन के हिसाब से वो वेरी करता है। अलग अलग टेम्परेचर पे इंथैल्पी रिएक्शन की अलग अलग होगी। इसको अभी हम प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन चलिए ये लिख देते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ये होगा। अच्छा, चौथी बात जो है, चौथा फैक्टर जो होगा वो होगा कि आप रिएक्शन किस कंडीशन में करा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे हैं, है कि नहीं भाई। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग एनर्जी रिलीज होगी, कांस्टेंट जो रिलीज होगी उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इंथैल्पी। और दोनों अलग अलग होगा इन द केस ऑफ गैसेस स्टेट, अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो। अगर लिक्विड और सॉलिड इन्वॉल्व हैं तब तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं, इन दैट केस आपको डिफरेंस आएगा। तो रिएक्शन आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि रिएक्शन इज कैरीड आउट at pressure और प्रेशर पे कर रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम, डिपेंड करेगा ना भाई इस बात पे। और रिलेशन क्या होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट देंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। QP को डेल्टा H लिख देते हैं और QV को डेल्टा U लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, बोलिए जरा। हाँ सर। यस सर। समझ में आ गया।
एंड ऑफ कोर्स इंथैल्पी जो होगा एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पांचवें फैक्टर पे, एंड दैट इज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या ली है आपने, इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। ज्यादा लिया है क्योंकि डेल्टा एच जो होता है, इंथैल्पी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, बताइएगा जरा। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा किरचॉफ इक्वेशन, अब जो है इस किरचॉफ इक्वेशन को थोड़ा सा हम देख लें क्या होता है। किरचॉफ इक्वेशन थोड़ा सा प्रूफ कर लें। किरचॉफ, अभी ये जो भी चीजें हैं ये सब थर्मोकेमिस्ट्री का आपका ये चल रहा है, क्या कहते हैं, बेसिक बातें चल रही हैं, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन क्या बताता है ये किरचॉफ इक्वेशन? वेरिएशन ऑफ enthalpy of reaction with temperature। इंथैल्पी जो है टेम्परेचर के साथ किस तरह से वैरी करती है, इसको हम किरचॉफ इक्वेशन के थ्रू बताते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन में ले लेता हूँ A गिव B, ठीक है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा? इसका रिएक्शन का डेल्टा H आप लिख सकते हैं HB माइनस HA, लिख सकते हैं क्या? B की एनर्जी माइनस A की एनर्जी, बताइएगा जरा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये B की जो एनर्जी होगी या A की एनर्जी होगी या डेल्टा H होगा, ये T पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, वही तो हम बात ही कर रहे हैं, है कि नहीं, बताइएगा जरा। तो डेल्टा H जो होगा या HB जो होगा या HA जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इंथैल्पी जो होता है टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है कह लीजिए। तो एक काम करते हैं, को हम डेल्टा H इज इक्वल्स टू HB माइनस HA, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये क्या आ जाएगा? D ऑफ डेल्टा H डिवाइड बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर P होगा D ऑफ डेल्टा H बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, क्योंकि इंथैल्पी की जब बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, होगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा? D ऑफ HB बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस D ऑफ HA बाई dt एट कांस्टेंट, बताइएगा जरा, ठीक है, क्लियर है। CP क्या पढ़ा है आपने? व्हाट इज CP? बताइएगा, CP क्या होता है? DQP बाई dt, पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है कि नहीं ये चीज? यस सर। गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, यही होता है हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपने हीट किया, दैट इज हीट कैपेसिटी। CP को हम मैथमेटिकली DQP बाई dt या फिर DQP को DH भी लिख सकते हैं, DH बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा? DHB बाई dt किसके बराबर होगा? DH बाई dt ऑफ B है, B का DH बाई dt है, मतलब
दिस इज Cp ऑफ B, बोलिएगा भाई। दिस वुड बी Cp ऑफ B, होगा क्या? और ये किसके बराबर होगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ A, होगा ना भाई? बोलिएगा जरा, बातों से इत्तेफाक रखते हैं ना भाई आप, मतलब समझ रहे हैं ना बात को? बोलिएगा। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ जी पे? सर, आ गए समझ में। आगे ठीक है, मतलब बेसिकली हीट कैपेसिटी होता है dH/dt होता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और Cp ऑफ B माइनस Cp ऑफ A, यानी कि प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी, इसको आप डेल्टा Cp लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? चलिए हो गया काम हमारा। P ऑफ डेल्टा H एट P बराबर, इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा Cp, लिख सकते हैं। तो चलिए dt को उधर भेज देते हैं, तो d ऑफ डेल्टा H क्या आ जाएगा? डेल्टा Cp dt आ जाएगा क्या? बोलिएगा जरा। अब हमें इंटीग्रेट कर देना है, ये d ऑफ डेल्टा H को हटा देना है। d ऑफ डेल्टा H का मतलब समझ रहे हैं? डेल्टा H में क्या चेंज हुआ, दैट इज d ऑफ डेल्टा H। जब भी H आता है तो हमेशा डेल्टा H के साथ में ही आता है, याद रखिएगा। d ऑफ डेल्टा H मतलब इंथैल्पी में क्या चेंज हुआ। इंटीग्रेट कर दें अब हम इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ डेल्टा H बराबर क्या होगा? डेल्टा Cp इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Cp dt होगा क्या? क्यों भाई? ये मान लीजिए H1 है, ये H2 है। T1 टेम्परेचर पे इंथैल्पी जो है डेल्टा H1 है और डेल्टा H2 है, ऐसे मान लिया, ठीक है। T1 और T2 टेम्परेचर, ठीक है। सो डेल्टा T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन की इंथैल्पी डेल्टा H1 है, T2 पे डेल्टा H2 है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन इसका जब करेंगे तो दो कंडीशन अराइज होगी, दो कंडीशन। केस वन, यहाँ पे टू केसेस अराइज होंगे बेटा। केस वन की बात कर लो जरा। केस वन कहता है कि डेल्टा Cp इज कांस्टेंट हो जाए, यानी कि डेल्टा Cp टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। जनरली ये हम मान लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि डेल्टा Cp जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, हम ये बात मान लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? या फिर अगर टेम्परेचर रेंज काफी कम है तो हम कह देते हैं इस टेम्परेचर में हीट कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा Cp इज कांस्टेंट, दैट इज, इसका मतलब ये है डेल्टा Cp इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ रहे हैं? यानी कि डेल्टा Tp टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर चेंज करने पे डेल्टा Cp नहीं बदल रहा है। इन दैट केस जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन क्या था? d ऑफ डेल्टा H डेल्टा H1 डेल्टा H2, ये बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन T1 T2 डेल्टा Cp dt। डेल्टा Cp कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन d ऑफ डेल्टा H का इंटीग्रेशन डेल्टा H आएगा और वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू
डेल्टा Cp बाहर निकाल लिया और dt का इंटीग्रेशन T होगा, रख दिया आपने लिमिट, तो ये आ गया T2 माइनस T1। बताइएगा जरा, समझ में आई बात? आया कि नहीं? ये आपने इक्वेशन लिखा था अभी, किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है, ये आपने लिखा था, यही तो लिखा था ना मैंने, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और ये वाला इक्वेशन लिखा था, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp T2 माइनस T1, वेयर व्हाट इज डेल्टा Cp, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी, डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी, समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करें, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, व्हाट अबाउट अगर Cp कांस्टेंट ना हो, Cp भी एक टेम्परेचर का फंक्शन हो, केस 2, केस 2 क्या होगा, इफ Cp is a function of temperature, Cp is a function of temperature, Cp is not constant, that is Cp is not constant, Cp जो है कांस्टेंट नहीं है, इन दैट केस क्या होगा जरा समझिएगा, तो Cp जो होगा फंक्शन टेम्परेचर का फंक्शन होगा, और अगर Cp टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो कुछ इक्वेशन के थ्रू लिखेंगे, है कि नहीं? मान लीजिए हम लिख देते हैं कि डेल्टा Cp हो, डेल्टा Cp बराबर a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी लिख देते हैं, सपोज कीजिए टेम्परेचर का फंक्शन है, मान लीजिए कुछ ऐसे लिख देते हैं, इसी तरह का इक्वेशन हो सकता है टेम्परेचर से रिलेटेड, मैंने ये एक सिंपल इक्वेशन मान लिया, समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं भाई, बोलिएगा जरा। हाँ सर। ठीक है, इन दैट केस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा H2 डेल्टा H1 डी ऑफ डेल्टा H बराबर इंटीग्रेशन ऑफ T1 T2 डेल्टा Cp इंटू dt। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन तो पढ़ा है ना भाई, समझ में आता है कि नहीं बेसिक इंटीग्रेशन? हाँ सर आता है। हाँ ठीक है, डेल्टा Cp को हम लिख सकते हैं AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, और dt लिख सकते हैं क्या? अब बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना हमें, तो भाई चलिए कर देते हैं, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू AT क्यूब बाई 3, AT क्यूब बाई 3 प्लस BT स्क्वायर बाई 2 प्लस CT, क्या आएगा? फिर रखेंगे आप T1 से T2, यानी कि ये आ जाएगा A T की जगह T2 T1 रखेंगे तो T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब बाई 3 प्लस B T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस C T2 माइनस T1, होगा क्या? बताइएगा जरा, यही होगा ना? बोलिए जरा। हाँ सर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी किरचॉफ्स इक्वेशन को लिख सकते हैं। अच्छा, हो सकता है इसमें एक टेम्परेचर जीरो कर दें, हम जीरो कर दें, जीरो कर दें इसका मतलब क्या होगा, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना? हालांकि चलिए जीरो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है T1 की वैल्यू जीरो हो, ठीक है।
क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? बोलिएगा जरा, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं है ना भाई? आगे बढ़े? समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? बोलिएगा हाँ ना, कुछ बोला कीजिए भाई। हाँ सर, आ गए समझ में। आप लोग कई बार बोलते नहीं है ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे यार क्या हुआ, समझ में नहीं आया, आया कि नहीं। ऐसे ही सागर सर हमसे कल बात हो रही थी, कह रहे हैं सर वो तो बच्चे बोलबे नहीं करते हैं, एकदम समझ ही नहीं आता है कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। बोले थोड़ा बच्चे तो हम लोग भी थोड़ा सा एनर्जी आती है ना भाई, लगता है कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब वन वे नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कल सागर सर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे सर बच्चे बोलते ही नहीं है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा हाँ सर, बच्चे थोड़े कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं। हाँ, लेकिन बोला कीजिए आप लोग, समझ रहे हैं बात को? बोलिए कि आया नहीं आया, यहाँ पे कोई दिक्कत हो कहीं भी, भाई कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही है, होता है कि नहीं होता है? तो कहीं भी अगर इस तरह की कंफ्यूजन आए तो डिस्कस करना चाहिए टीचर से, उससे टीचर को अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं तो। समझ रहे हैं बात को? लगता है टीचर को, लगता है कि अच्छा हाँ भाई टू वे चल रहा है इंटरेक्शन, बातें हो रही हैं तो मतलब कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कहीं बार बार मतलब इस थर्मोकेमिस्ट्री में बार बार ये स्टैंडर्ड वर्ड आता है, आई बात समझ में? और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भाई रिएक्शन की एंथैल्पी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच नॉट। ठीक है, ओके। तो रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें तो वो नॉट लग जाता है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, है कि नहीं? यस सर। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, स्टैंडर्ड प्रेशर हो और 1 मोल की बात कर रहे हो, है कि नहीं? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 मोल इज नोन एज, 1 मोल की एंथैल्पी जो होगी उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? ओके। यस सर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड की बात करें, जब भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, एसटीपी अलग होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जब लेते हैं तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग होती है बेटा, यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड का मतलब हो जाता है 1 बार। 1 बार मतलब कितना एटीएम? एटीएम और बार में रिलेशन पता है कि नहीं? क्यों भाई, एटीएम और बार में रिलेशन पता है? बताइएगा जरा। एक एटीएम में कितना बार होता है? नहीं पता? 1 एटीएम में कितना बार होता है भाई? सर करीब करीब इक्वल ही होता है ना दोनों? करीब इक्वल होता है, करीब इक्वल होता है।
1.01 बार होता है, ठीक है। यस सर 1.0 स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि एट 1 बार प्रेशर एंड एट 298 केल्विन टेम्परेचर, एक बार प्रेशर रख दें और 298 केल्विन टेम्परेचर रख दें, तो इन दैट सिचुएशन एक मोल रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी होगी, ठीक है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एट 1 बार प्रेशर एंड at 298 Kelvin temperature, enthalpy of reaction for 1 mole is known as अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आना चाहिए, ठीक है। For 1 mole and रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टेट भी स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, मोस्ट स्टेबल स्टेट, उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस टेम्परेचर पे, एक बार प्रेशर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड के फॉर्म में। तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। इन द स्टैंडर्ड स्टेट, in the standard state at 1 bar pressure and at 298 Kelvin temperature, enthalpy of reaction for 1 mole in standard state, मतलब जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हैं आपने, वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ? मोस्ट स्टेबल स्टेट। इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? बोलिएगा जरा। यस सर। स्टैंडर्ड स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड स्टेट? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, जैसे वाटर का इस कंडीशन में जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट होगा वो क्या होगा? लिक्विड। तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है। इस कंडीशन में कार्बन का सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगा पता है? सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट या कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या कहलाता है, कौन होता है? कार्बन कई एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है वो कौन सा होता है? बताइएगा जरा। कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सा होता है? ग्राफाइट। ग्रेफाइट। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आप लोग डायमंड सोचते हैं कि डायमंड सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, नहीं। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा, कार्बन का सबसे जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, डायमंड नहीं होता है। ठीक है, ठीक? यहाँ पे लिखिए। खत्म हो गया। तो जैसे फॉर
स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा? H2O लिक्विड होगा भाई, गैस नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, आइस नहीं होगा। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन का जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है वो होता है कार्बन ग्रेफाइट। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये जो इतनी बातें थी ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इस थर्मोकेमिस्ट्री का। अब हम थर्मोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन वाले पार्ट पे अब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ कौन कौन से टाइप का होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसकी बात करनी है हमें। ठीक है, ओके। और उसमें जो सबसे पहला एंथैल्पी पढ़ना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब भी बात करेंगे स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लिखते हैं डेल्टा H एंथैल्पी F। F का मतलब फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी है। 2 मिनट का मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, तो आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए, फिर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, चलिए। हाँ सर ठीक है।
करें भाई? स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंथैल्पी ऑफ एक मोल किसी भी चीज, बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेंजीन का क्या बनाना होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, एक मोल आपको उसका वो बेंजीन बनाना है, और वो बेंजीन किस स्टेट में बनाना है? अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और वो बनाने में, और उसको बनाने के लिए क्या लेना है आपको? तो जो भी रिएक्टेंट है वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सुन रहे हैं मेरी बात को सभी लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बताइएगा। जी सर। हाँ सर। यस तो डेफिनेशन क्या होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? डेफिनेशन मैं लिखवाने की कोशिश करूं। कहने का मतलब एक मोल बनाना है, एक मोल बनाने के लिए, ठीक है, जो आप फ्रॉम इट्स चलिए लिखते हैं एक मोल किसी भी सब्सटेंस को बनाने, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन का हमें लिखना है। बेंजीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एक मोल बेंजीन को बनाना है, जिसके भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है उसका एक मोल लेना है, और उसके एक मोल को बनाना है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? 6 कार्बन से मिलके बना हुआ है, 6C प्लस 3H2। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पे कार्बन कौन से स्टेट में होना चाहिए? ग्रेफाइट के स्टेट में। हाइड्रोजन किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। समझ रहे हैं बात को? इज इट क्लियर? इस रिएक्शन के लिए की जो इंथैल्पी होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा HF नॉट, जो भी होगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड, ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए आपको, बस अगर ये रिएक्शन लिखने आता है आपका काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of a compound, एक मोल कंपाउंड में। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अपने एलिमेंट से, जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है, और वो एलिमेंट किस में होना चाहिए? इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। वो जो एलिमेंट होना चाहिए अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, जिसको हम कई बार रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं। मोस्ट स्टेबल स्टेट को हम कहते हैं रेफरेंस स्टेट, रेफरेंस स्टेट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट is known as standard enthalpy of formation। हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब एक बार प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
एक चीज और इसमें मुझे लिखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्म। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कह रहा है मतलब हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं कहूँ आपको डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ वाटर, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। मैं बस इतना कहूँ और ये मान लो कुछ दे दिया मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ दे दी, तो आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। रिएक्शन क्या बनेगा इसका? 1 मोल वाटर बनाना है, और वो भी किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। समझ रहे हैं बात को? फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि H2 प्लस O2, और O2 को हाफ रखना पड़ेगा। H2 को भी गैस रखना पड़ेगा, O2 को भी गैस रखना पड़ेगा। बताइएगा जरा, बोलिएगा, बोलिए भाई, समझ में आया? अगर मैं कहूँ डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H5OH, तो इसके लिए रिएक्शन क्या बनेगी जरा बताइए तो, बनाइए तो, लिखिए तो कॉपी में। बोलिए जरा, कॉपी में लिखिए भाई। लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्या रिएक्शन बनेगी? रिएक्शन लिखने आना चाहिए, रिएक्शन लिखने आना चाहिए आपको। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H5OH क्या होगा? आपको C2H5OH बनाना है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? लिक्विड। ओके, कार्बन कितने लेंगे? 2 कार्बन। कौन से स्टेट में? ग्रेफाइट स्टेट में। प्लस हाइड्रोजन कितने लेंगे? 3 हाइड्रोजन। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन कितना लेंगे? आधा। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी उसी को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। समझ में आई बात? बताइएगा भाई। आया? क्या हो गया? शांत क्यों हो गए इतने? बोलिएगा जरा, समझ में आया? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? पहली Yes, sir. आ रहा है बेटा? हाँ सर। हवाले हाँ सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C6H6, रिएक्शन लिखिए तो जरा अपनी कॉपी में इसका, जल्दी से रिएक्शन लिख जाइए। जल्दी से रिएक्शन लिख जाइए। क्या करना है आपको? लिख लिया? क्या होगा भाई? 6C ग्रेफाइट प्लस CH2 गैस give C6H6 what? लिक्विड। 1 मोल बनाना है। जब भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 1 मोल रहेगा बेटा, ठीक है? उसकी जो इंथैल्पी होगी दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आई बात? ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, जरा बताइएगा आप लोग।
H2 plus Br2 give 2 HBr। HBr जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है। मान लीजिए इसका डेल्टा H, इस रिएक्शन का डेल्टा H मैं कहूँ कि 36 किलो जूल है, नेगेटिव में 36 किलो जूल है, ठीक है। और मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेल्टा HF नॉट, ये डेल्टा H नॉट है, HF नॉट ऑफ HBr क्या होगा, तो जरा बता दीजिए तो क्या होगा जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए डेल्टा HF नॉट क्या होगा। बोलिए। बोलिए भाई। -18। -18 बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। 2 मोल बनाने के लिए, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, 2 मोल बनाने के लिए -36 है। 1 मोल अगर HBr बनेगा तो क्या होगा, -18 किलो जूल पर मोल, किलो जूल, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात, आ रहा है भाई, हाँ हाँ सर। सर। समझ में आ गया सबको। हाँ सर। ओके, अच्छा अब यहाँ से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ CaO प्लस CO2 गिव CO2 CaCO3। इस रिएक्शन की इंथैल्पी मान लीजिए कुछ दी गई है, -x दिया गया है, तो क्या ये -x इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 है। बोलिए भाई, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 है। बोलिए, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 है। है कि नहीं है, बता दीजिए भाई साहब आप लोग। हाँ सर, यही होगा ना यही फॉर्मेशन। होगा, यही होगा। हाँ बाकी लोग सर क्या अभी कहते स्टेट नहीं लिखा गया है, कैसे बता सकते। हैं, मान लीजिए स्टेट लिख देता हूँ। CaO सॉलिड में स्टेट में होता है, CO2 गैसेस स्टेट में होता है, CaCO3 सॉलिड स्टेट में होता है, अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में। क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 है। अब बोलिए सूरज, सूरज यस सर। है कि नहीं है। सर यही होगा ना। यही होगा, ओके। पहले ही बताइए। यही होगा सर। यही होगा। अरबाज, यही होगा ना। ओके। वैष्णवी, यही होगा ना सर। ओके। तन्वी, हाँ सर यही होगा। कबाले, कबाले तो बोला। सितोले, हाँ सर। हाँ सर, यही होगा। आदित्य, होना तो यही चाहिए। पढ़ लीजिए एक बार फिर से, डेफिनेशन पढ़ लीजिए जरा। Standard enthalpy change for a formation of 1 mole of compound from its element in their most stable state। फिर से बताइए, ये होगा कि नहीं होगा, होगा क्या। नो सर। तो क्या समस्या है इस रिएक्शन में, क्या है, अब बताइए।
क्या समस्या है? बोलिए, समस्या क्या लग रही है सूरज? कोई समस्या नहीं लग रही है? कैसे पढ़िए भाई। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट कैल्शियम कार्बोनेट। क्या अपने एलिमेंट से आपने बनाया है? आपने CO2 और CaO से बनाया है। कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब कहेंगे आप? जब आप यहाँ पे कैल्शियम लें, यहाँ पे कार्बन लें और यहाँ पे ऑक्सीजन लें। समझ रहे हैं बात को? समझ में रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बता दीजिए जरा। हाँ सर। ये इस रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट होगा, जो भी हो। समझ रहे हैं बात को? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, जिससे भी बना हुआ है, जिन भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। समझ रहे हैं? ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बता, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि दिस इज जनरल रिएक्शन, दिस इज नॉट द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जब बना रहे हो तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ हो, जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट से मिलके बना हुआ हो, कंपाउंड से मिलके कुछ ना बना हुआ हो। ठीक है, अपने प्योर एलिमेंट से लेके बना रहे हो आप। इन दैट केस जो आप कहेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात? सही है जरा। अच्छा, अब रिएक्शन को जरा देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव CaCO3। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसेस स्टेट में होता है और ये भी सॉलिड होता है। अब जरा मुझे आप डेल्टा HF ऑफ CaO लिखिए अभी अपनी कॉपी पे। डेल्टा HF ऑफ CO2 लिखिए अभी अपनी कॉपी पे, रिएक्शन लिखना है। और डेल्टा HF ऑफ CaCO3 लिखिए, जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखिए, जल्दी से लिखिएगा। यहाँ से कुछ बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है, कल करेंगे क्वेश्चन, लेकिन जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखिएगा। लिख लिया? लिखा भाई? यस सर। ओके, चलिए अब उन तीन रिएक्शन को जोड़ के या घटा के आप ऊपर वाला रिएक्शन जरा बनाने की कोशिश कीजिए। तो समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं मैं? भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने किया होगा, दो तीन रिएक्शन को जोड़ के घटा के कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करके आप मेन रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। एक जो रिएक्शन दिया जाता है वही काम यहाँ पे करके बताइए तो जरा क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो आया उसको मैं इक्वेशन 1 कहूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2 कहूँ और यहाँ पे इक्वेशन 3 कहूँ।
क्या करेंगे? बना? किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे कि आपको मेन रिएक्शन मिल जाएगा? बताइए तो जरा। नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना? बताइए भाई। मैं लिखता हूँ जल्दी से। कैल्शियम प्लस हाफ O2 गिव CaO, C प्लस O2 गिव CO2, Ca प्लस C प्लस 3/2O2 गिव CaCO3। इस रिएक्शन को, इन तीन रिएक्शन का वो सम जोड़ के घटा के जो भी करके ये रिएक्शन लाना है आपको। क्या करेंगे? इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, 3 माइनस 1 प्लस 2 कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, जरा बताइएगा। आ जाएगा? क्यों भाई? बोलिए जरा, जल्दी बोलिएगा। हाँ सर। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं। आएगा? हाँ सर, आ जाएगा। आ जाएगा। 3 हाँ, माइनस 1 प्लस 2। इसको हम डेल्टा HF तो नहीं कहेंगे, दैट इज ये एक रिएक्शन है। और मान लीजिए इस रिएक्शन की इंथैल्पी डेल्टा H0 है, डेल्टा H0। तो डेल्टा H0 किसके बराबर होगा? रिएक्शन को जोड़ के या घटा के लिख सकते हैं, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा HF0 ऑफ CaCO3 माइनस डेल्टा HF0 ऑफ CaO माइनस डेल्टा HF0 ऑफ व्हाट? CO2। लिख सकते हैं? समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ कि प्रोडक्ट माइनस, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा HF0 ऑफ CaCO3 माइनस डेल्टा HF0 ऑफ CaO प्लस डेल्टा HF0 ऑफ CO2। मैं ये बताना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। यानी कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H0 किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
रिएक्टेंट। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद आगे बात करेंगे। अभी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है। ओके सर, थैंक यू सर। कल हम ओके सर। ओके सर, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। नाइस डे बेटा, थैंक यू। ईयरफोन नहीं है मेरे पास। मैं अपना लाया हूँ।